नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक व्यापम में। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि व्यापम में पूछे जाने वाले गणित के सवालों को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। उन संपूर्ण सवालों को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हल कराऊंगा। अर्थात व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उस मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और आज के इस वीडियो में मैंने टीईटी एग्जाम 2022 जो कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए कंडक्ट हुई थी, उसमें गणित के पूछे गए सवालों को क्रम से और बड़ा आसान तरीके से हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है जो टीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था, तो पहला सवाल दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी का 5:7 है। तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। आप लिख दीजिए सबसे पहले ए अनुपात बी, उसका मान क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उसी प्रकार बी अनुपात सी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:7। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। आप देखेंगे बी का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है और इधर 5 है। ठीक है, हमें बस इसी को बराबर करना है, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बराबर करते हैं, है ना। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकल के आएगा 15, अर्थात हमको बी को 15 के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इधर लीजिए ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी का मान 5:7 दिया हुआ है। हमें इसको बी के मान को अगर 15 बनाना है तो इधर 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैंने 3 को 5 से गुना किया तो इधर भी 5 से गुना करूंगा। ठीक है, तो अब क्या निकल के आ जाएगा, ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 5 दिया 15। ठीक है, इधर भी मुझे 15 बनाना है, चूंकि इसका एलसीएम 15 आया हुआ है, तो इधर मैं 3 से गुना करूंगा, तो मैं सी को भी 3 से गुना करूंगा। तो इस प्रकार बी अनुपात सी का मान निकल के आ जाएगा 5 दिया 15 और 7 दिया 21। अब देखिए यहाँ पे भी बी का मान 15 आ गया और यहाँ पे बी का मान 17 आ गया। अर्थात हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10, बी का अनुपात 15 आ गया, सी का अनुपात 21 आ गया। ठीक है, ये आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, 10:15:21, बी का मान ऑप्शन 15 आ इसका गया। सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² h। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो व्यास का जब हम आधा करते हैं तो हमारे पास त्रिज्या निकल के आ जाती है, इसी को r बोलते हैं त्रिज्या। अर्थात व्यास हमको दिया हुआ है 28, तो उसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसी के मान को यहाँ पे रख दीजिए, तो पाई का मान पाई हो गया। ठीक है, r² अर्थात 14 का वर्ग और एच हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 हमने रख दिया। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है। ठीक है, 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1960 पाई, अर्थात 1960 पाई दिए हुए बेलन का आयतन होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अगला सवाल कहता है कि एक आदमी 1400 रुपयों में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 1400 रुपया और हानि दिया हुआ है प्रश्न में 15%, अर्थात व्यक्ति उसको 85% में बेचता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीपी को आप 85% में बेच दीजिए तो आपको उत्तर निकल के आ जाएगा। सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, उसको अगर हम 85/100 से गुना करें तो ये इस प्रकार से शून्य पे शून्य कट जाएगा और 14 को 85 से गुना कर दीजिए तो क्या आएगा, 14×5 = 70 का शून्य, हासिल का 7, 14×8 = 112 होता है।
ठीक है, और 7 119, तो 1120 उस साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 घन मीटर हो तथा ऊंचाई 5 मीटर हो। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और आयतन का मान सवाल में दिया हुआ है 900 घन मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई का मान ही तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एल और बी को हम एज इट इज लिखेंगे। एच का मान हमको दिया हुआ है 5 बराबर 900। यहाँ से हल करेंगे तो एल और बी का मान आ जाएगा 900 बटा 5, अर्थात 5 एक कम 5 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो बचेगा 4 और शून्य, तो 5 अट्ठे 40 और शून्य का शून्य, अर्थात क्षेत्रफल होगा वो 180 वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच हो और ऊंचाई 7 इंच हो। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, बस मान रख दीजिए 1/2 गुणित आधार का मान दिया हुआ 10 इंच और ऊंचाई का मान दिया है 7 इंच। इसको आप काट दीजिए तो 5 बार में कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 35 वर्ग cm, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज का विकर्ण दिया हुआ था, मैंने आपको समझाने के लिए और बहुत सी आकृतियां ली हुई है। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या सॉरी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या तो शून्य होती है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? विकर्ण क्या होता है? वह रेखा जो किसी बहुभुज में दो कोनों को मिलाती है, उस रेखा को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है जहां से हम विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं ना, विकर्ण की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वह सूत्र क्या होता है? सूत्र का मान होता है n×n-3/2। इसके हिसाब से अगर हम त्रिभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे n डिनोट करता है, सॉरी n बराबर भुजा। ठीक है, भुजा की संख्या आप देखेंगे त्रिभुज में भुजा की संख्या 3 है, यहाँ पे हम मान रखते हैं 3 - 3, भुजा का मान -2। 3 से 3 को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, और जहाँ पे शून्य आता है तो कुल मिला के उस समीकरण का मान शून्य होता है। इस प्रकार त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य हो गई। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है क्यूब रूट के अंदर 64 और पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए जो क्यूब रूट होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 का घात 1/3 और पूरे का दिया हुआ है घात 2। ठीक है, अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, अर्थात 4 चौक 16, 16 और चौक 64, पूरे का घात हो जाएगा 3। ठीक है, और पूरे का घात 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, जो घात और घात गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का घात 3। ठीक है, और पूरे का घात दिया हो 1/3। ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा। अब बचा गया 4 का घात 2 ही बचा, तो 4 का घात 2 क्या हो जाएगा? 16। यही आपका उत्तर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ था जिसका नाम जे, के और एल रखा गया था। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे ए, बी, सी और डी। उस ऑप्शन को आपको मिलाना था कि कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान देंगे, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करें कि कौन कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो आप देखेंगे कोण जे कोण के, कोण एल और कोण जे, तीनों का योग 180 अंश दिया हुआ है। तो हमको पता है कि त्रिभुज में किन्हीं भी 3 कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा, अर्थात ये तो सही है, ये कथन सही है। अब दूसरा कथन हम देखें, कोण एल और कोण जे न्यून कोण है, कोण जे और कोण एल न्यून कोण है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे
इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, साथ 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक कोण 90 अंश है, अर्थात बचे हुए दो कोणों को मिलाकर उनका योग जो 90 अंश होगा, अर्थात इन दोनों कोणों को इसमें डिवाइड करेंगे तो वो 90 अंश से कम ही होगा, अर्थात दोनों को न्यून कोण है, अर्थात ये कथन भी सही है। हमको क्या ज्ञात करना है कि कथन कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कोण एल और कोण जे उसको मिलाकर 90 डिग्री है, जरूर 90 डिग्री होगा। अगर कोण के 90 अंश का है तो बचे हुए दो कोणों का योग तो 90 अंश होगा ना, तो ये भी सही है, अर्थात लास्ट ऑप्शन इसमें गलत होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कोण एल और कोण जे, कोण एल और कोण जे अधिक कोण दिया हुआ है, तो यही जो कथन है वो असत्य है, असत्य है, अर्थात इस सवाल के अकॉर्डिंग जो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा से क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दीजिए, ताकि हमें सवाल को बनाते वक्त कंफ्यूजन ना हो कि हमसे सत्य नहीं है पूछा गया है या फिर कथन सत्य है ये पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल कहता है तो कि एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में 13 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल, औसत चाल का सूत्र होता है ना, किसी भी यात्री द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कुल दूरी निकाल लेनी है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला साइकिल सवार क्या करता है, 2 घंटे की यात्रा करता है, कितनी की स्पीड से करता है, तो 10 की स्पीड से करता है, ठीक है। तो कुल दूरी उसने तय कर ली 20 किलोमीटर 2 घंटे में। टाइम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके पश्चात 1 घंटे में वह 13 की स्पीड से जाता है, तो 1 घंटे बस उन्होंने यात्रा किया, तो ये 13 किलोमीटर बस का यात्रा हुआ। तो आप देखेंगे कि टोटल उसने टाइम लिया 3 घंटा और दूरी उसने तय की 33 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा था कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, औसत चाल का बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी उसने तय किया था 33 किलोमीटर और समय उसने लिया 3 घंटा। अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो 11 औसत चाल उसकी क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ था, एक चित्र दिया हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और सवाल में पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है। मैंने कहा कि जब भी आप सवाल हल करें तो क्वेश्चन पेपर में इसको टिक लगा ले, इसमें सही पूछा हुआ है, अर्थात हमें गलत कथन को पहचानना है। जैसे ही गलत कथन आपको मिल जाएगा ना, तो सही कथन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये जो चिन्ह होता है ना वो सर्वांग सम का होता है। सर्वांग सम का मतलब होता है ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, उस आकृति को सर्वांग सम कहते हैं, सर्व अंग समान, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी अर्थात ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज बी ए डी, ठीक है, दोनों सर्वांग समाइएगा। आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस त्रिभुज को अब देखिए अपने अंदर इमेजिन करिए और इस त्रिभुज के देखिए, तो यहाँ पे दो चिन्ह क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ, अर्थात इसमें भी क्रॉस का चिन्ह है, इसके में भी क्रॉस का चिन्ह है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा है तो एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद देखें तो ये भुजा दोनों में कॉमन है, अर्थात ये भुजा भी बराबर होगी। और अगर दो भुजा बराबर है ना तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोण भी बराबर है, ठीक है। इस कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण के सम्मुख कोण एक दूसरे से बराबर होंगे। अगर सर्वांगसम का नियम होता है कि अगर एक कोण और दो भुजा बराबर हो, अर्थात वह सर्वांगसम का नियम होता है कि जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो वह दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती है, अर्थात ये तो सर्वांगसम है। लेकिन हमको बाकी ऑप्शन भी चेक करना होगा। बाकी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम ए बी डी, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे त्रिभुज का साइन नहीं दिया हुआ था, तो थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह दिया होता और ए बी डी दिया होता ना, तो ये दोनों तो एक ही बराबर हो जाता।
ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का साइन नहीं दिया हुआ था। अगर त्रिभुज का साइन नहीं दिया हुआ है अर्थात इस कथन का कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दिया था त्रिभुज ए बी ओ समकोण है, ए बी और ओ समकोण है, जो कि असंभव है। आप चित्र में भी देख रहे हैं। और टोटल इस ये जो समकोण का साइन होता है ना, इसका अगर ये 90 डिग्री का है तो ये तो 90 सॉरी समकोण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बचे हुए दो कोणों का योग 90 अंश होगा फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी गलत है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही ये प्रूव कर चुका है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD सर्वांग सम है, अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे के सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।